नमस्कार, आप सभी का स्वागत है लीगल एडवाइस चैनल में। यह चैनल लॉ स्टूडेंट के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन जो लोग लॉ जानना चाहते हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो अपने अधिकारों को जानना चाहते हैं, जो भारत के कानून को जानना चाहते हैं, उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज का टॉपिक है एफआईआर और एनसीआर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं एफआईआर और एनसीआर में क्या अंतर होता है। एफआईआर एंड एनसीआर। एफआईआर इन ए कॉग्निजेबल ऑफेंस और केस। कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होते हैं? इसको हिंदी में संज्ञेय बोलते हैं, जिस पे कॉग्निजेंस लिया जा सकता है। कॉग्निजेंस कौन लेते हैं? कॉग्निजेंस बाय ए पुलिस ऑफिसर। वैसे अपराध जिस पे पुलिस ऑफिसर कॉग्निजेंस ले सकते हैं उसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बोलते हैं, और एफआईआर कॉग्निजेबल ऑफेंस में ही दर्ज होता है। एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट। एनसीआर का फुल फॉर्म होता है नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट इन ए नॉन कॉग्निजेबल केस, असंज्ञेय केस। इसको बिहार में सनहा भी बोलते हैं। तो नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट यह सेक्शन 155 सेक्शन 155 ऑफ सीआरपीसी, इसमें इसका उल्लेख किया गया है। नाउ एफआईआर का उल्लेख सीआरपीसी के सेक्शन 154 में किया गया है। इसमें 3 क्लॉज दिए हुए हैं। क्लॉज 1, एफआईआर इन पुलिस स्टेशन। सबसे पहले जानेंगे कि एफआईआर कहाँ कहाँ दर्ज होता है। तो एक तो हम एफआईआर पुलिस स्टेशन में दर्ज कर सकते हैं। दूसरा, क्लॉज 2 में एक सेक्शन 154 क्लॉज 1 में यही दिया हुआ है कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करना है। क्लॉज 2 में ये लिखा हुआ है कि कॉपी ऑफ एफआईआर फ्री ऑफ कॉस्ट ये इन्फॉर्मेट को देना है। एंड क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर, जो कंसर्न थाने के जो पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो एसपी एसएसपी ऑफ द कंसर्न पुलिस स्टेशन, वहाँ के जो एसपी एसएसपी है, वहाँ पे हम एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। दिस इज रिटन इन सेक्शन 154 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी। और अगर वहाँ पे भी कोई सुनवाई नहीं होती है, एसएसपी एसपी एसएसपी अगर एफआईआर दर्ज, फिर भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो अंडर सेक्शन 156 क्लॉज 3 ऑफ सीआरपीसी जो भी विक्टिम है वो डायरेक्टली जुडिशियल मजिस्ट्रेट अंडर व्हिच जुडिक्शन उसका एरिया जो आता है उसको वहाँ पे अपना कंप्लेन दर्ज कर सकते हैं कोर्ट में। तो एफआईआर हम 3 जगह दर्ज करते हैं। एक पुलिस स्टेशन में अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 1, दूसरा अंडर सेक्शन 154 क्लॉज 3 एसपी and SSP of the concerned police station and directly to judicial magistrate under section 156 clause 3 of CRPC. Now FIR दर्ज करना पुलिस ऑफिसर का ड्यूटी होता है। ये कहाँ लिखा हुआ है? लॉजिंग ऑफ FIR, ड्यूटी ऑफ ए पुलिस ऑफिसर। It is come through the case of Haryana versus Bhajanlal, Supreme Court 1992। मतलब हरियाणा वर्सेस भजनलाल में
सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निर्धारित किया गया कि एफआईआर दर्ज करना पुलिस ऑफिसर की क्या होती है, ड्यूटी। नाउ क्या आपको पता है पुलिस ऑफिसर को पनिशमेंट भी मिल सकता है अगर वह एफआईआर दर्ज ना करें। तो पनिशमेंट टू द पुलिस ऑफिसर फॉर नॉट लॉन्चिंग ऑफ एफआईआर, क्या पनिशमेंट है, रिगरस इम्प्रिजमेंट 6 months to 2 years। It is written under section 166A clause 3 of IPC। यह आप लोगों को निर्भया केस के बारे में पता होगा, तो निर्भया केस से यह निष्पादित किया गया। निर्भया केस में क्या हुआ था कि पुलिस ऑफिसर ने मतलब उसका एफआईआर भी दर्ज नहीं हो रहा था। उसी केस में यह निर्धारित किया गया कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर कोई सेक्सुअल ऑफेंस से सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन, रेप, गैंग रेप एक्सेट्रा, और इसी एसिड थ्रोइंग, इस तरह के कोई अपराध हैं, उन अपराधों में अगर पुलिस ऑफिसर एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो उनके अगेंस्ट उनको अंडर सेक्शन 166A क्लॉज C ऑफ आईपीसी रिगरस इम्प्रिजमेंट 6 से 2 साल के लिए एंड फाइन दिया जाएगा। यह निर्भया केस में निर्धारित किया गया। नाउ व्हाट इज द एविडेंटरी वैल्यू ऑफ एफआईआर? एफआईआर का साक्षिक महत्व क्या है? तो सोहनलाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट 2003, इसमें निष्पादित किया गया कि एफआईआर जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, जस्ट ए इंफॉर्मेशन नॉट एविडेंस। इस केस में सोहनलाल वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब, सुप्रीम कोर्ट 2003, इसमें यह बोला गया कि एफआईआर जस्ट एक इंफॉर्मेशन है, यह एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट केस हबीब वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट 1962 1962, हबीब वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। इसमें यह सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह निष्पादित किया गया कि ऑब्जेक्ट ऑफ एफआईआर टू इनिशिएट ए लीगल प्रोसीडिंग्स को इनिशिएट करना ही एफआईआर दर्ज करने का मुख्य उद्देश्य है। नाउ अगर एफआईआर एक्यूज के द्वारा लॉन्च किया गया तो प्रमोद महाजन केस में क्या हुआ था कि इनके भाई परवीन महाजन, इन्होंने अपने भाई का कत्ल कर दिया और थाने में खुद ही एफआईआर दर्ज करने चले गए। वहां पे इन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स को खुद ही एक्सेप्ट किया कि मैंने उनका कत्ल कर दिया, लेकिन उनके जो फैक्ट हैं उस फैक्ट्स को नॉट ट्रीटेड एज ए कन्फेशन एंड नो एविडेंटरी वैल्यू, क्योंकि वो थाने में गया और पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन किया। अंडर सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट यह बोला जाता है कि पुलिस ऑफिसर के सामने किया गया कन्फेशन वह वैलिड नहीं होता है, और अगर उस थाने में पुलिस ऑफिसर के अलावा कोई और दूसरा व्यक्ति अगर वहां पे मौजूद हो तो भी इसको कन्फेशन नहीं ट्रीट किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पुलिस ऑफिसर के पास गया और पुलिस ने अपनी कस्टडी में रख लिया, तो पुलिस कस्टडी में दिया गया बयान वो कन्फेशन के तौर पे नहीं लिया जा सकता है।
बट सेक्शन 25 और 26 को, इंडियन एविडेंस एक्ट को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो हमें लगेगा कि इस तरह के केसेस में जहाँ पे एक्यूज खुद आके थाने में बोल रहा है तो उसके साक्ष्य को हम ले नहीं रहे हैं, लेकिन यही लॉ की खूबसूरती है। और अगला सेक्शन है सेक्शन 25 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। इसमें बोला गया है कि पार्ट ऑफ द स्टेटमेंट, अगर वो पुलिस के सामने भी कन्फेशन करता है तो भी, और अगर पुलिस कस्टडी में भी कन्फेशन करता है तो पार्ट ऑफ ए स्टेटमेंट वो वैलिड होगा अगर उसका वो स्टेटमेंट कोरोबरेट कर रहा है विद सपोर्टिव एविडेंस। जैसे किसी व्यक्ति ने बोला कि मैंने चाकू से मारा और चाकू घर में रखा हुआ है, बिस्तर के पास रखा हुआ है। अगर चाकू बिस्तर पे से बरामद हो जाता है तो इस फैक्ट को रिलीवेंट माना जाएगा, तो उसका जो फुल स्टेटमेंट है वो तो एज ए कंक्लूजन नहीं लेंगे, लेकिन अगर उसके कथन, उसके द्वारा कही गई बात अगर उसको कोरोबरेट करती है, पुलिस बरामदगी करने जाती है उसके कही गई बात के अनुसार और चीजें बरामद होने लगती है, तो ये सारी चीज रिलेवेंट होने लगती है। इसमें एक और केस है, इफ इट इज लॉज बाय एक्यूज हिमसेल्फ, फद्दी वर्सेज स्टेट ऑफ एमपी 1964। इसमें भी यही बात बोला गया है कि अगर बरामदगी होती है तो फैक्ट रिलीवेंट होगा। अब सेक्शन 157 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये एफआईआर से रिलेटेड चीज है। ये क्या है? अगर एफआईआर किसी इंफॉर्मेट ने दिया और वह सेम चीज जब उसको विटनेसिंग के लिए बुलाया जाता है तो सेम चीज वो सब कुछ सेम बोलता है, तो देन इट इज टेकन एज ए कोरोबरेटिव एविडेंस। और सेक्शन 8 कंडक्ट, जैसे किसी ने कुछ देखा तो पुलिस थाने में आके बताएगा, तो एक सेक्शन 8 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट कंडक्ट, उस व्यक्ति का कंडक्ट से रिलीवेंट है कि वो थाने में आके बताया, तो इसको एज ए कंडक्ट हम एविडेंस के रूप में ले सकते हैं। और एफआईआर का इंफॉर्मेशन देने वाला व्यक्ति एफआईआर लिखवा के अगर मर जाता है तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन अंडर सेक्शन 32 उसको डाइंग डिक्लेरेशन के रूप में मानेंगे। अगर एफआईआर का सूचना करता, एफआईआर देने वाला व्यक्ति, एफआईआर करने वाला व्यक्ति अगर एफआईआर में लिखवाए गए फैक्ट से अलग बयान देता है जब उसको विटनेस के तौर पे बुलाया जाता है, तो इसको सेक्शन 45 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट में इसको दर्ज किया जाएगा, रिलेवेंट माना जाएगा। इफ ही deviates from his FIR now FIR में अनड्यू डिले नहीं होना चाहिए। अनड्यू डिले से FIR कमजोर हो जाती है, लेकिन एक्सेप्ट इन द केसेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंस अगेंस्ट वोमेन, लेकिन रेप के मामले और सेक्सुअल ऑफेंस के मामले में जहां
लड़की औरत के परिवार वाले लज्जा शर्म से उस चीज को उजागर करना नहीं चाहते हैं, तो वैसे केसेस में इसको अनड्यू दिस इज नॉट ट्रीटेड एज ए अनड्यू डिले। और ऐसे केस में अगर सूचना बाद में भी दी जाती है तो इसको एक केस कमजोर नहीं होगा। और एक और चीज, एफआईआर इन्फॉर्मेट जो होते हैं, जो एफआईआर देते हैं, उनसे एफआईआर साइन करवाया जाता है, उनका अंगूठा भी लगाया जाता है और साइन करवाया जाता है। तो ये पूरी जानकारी एफआईआर के बारे में थी। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा।